नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है चोलकालीन आर्थिक दशा। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कृषि पे, भूस्वामित्व पे, मंदिर अर्थव्यवस्था पे, सिंचाई व्यवस्था पे, उद्योग पे और अंतर्देशीय व विदेश व्यापार के ऊपर। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो चोलों के प्रशासन के ऊपर डाली थी और उसमें मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी लिया था। तो आइए आज उनकी आर्थिक दशा के बारे में बातचीत करते हैं। मित्रों, दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों का काल रचनात्मक दृष्टि से बड़ा ही उर्वर काल रहा है। न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर दृष्टिकोण से चोल साम्राज्य के दौरान जो तमिलों की प्रतिष्ठा थी वो बहुत ही उच्च स्तर पर बनी रही। साथियों, चोल साम्राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतिहास में समूचा दक्षिण भारत एक शासन के अधीन हुआ था और इन नई परिस्थितियों में लोक प्रशासन की समस्याओं के निराकरण का गंभीर प्रयास किया गया। स्थानीय प्रशासन पर जोर दिया गया। कला, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में चोलों के समय में जो दक्षिण भारत था, तो दक्षिण भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास था वो काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच गया। और उसके अलावा विदेश व्यापार और नौ परिवहन के क्षेत्र में इससे पहले हम इतनी उन्नति नहीं देखते हैं जितने कि चोलों के समय में हुई। तो इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, विशेष करके जो उनकी आर्थिक उपलब्धियां हैं इनके ऊपर। मैंने थोड़े नोट्स भी आपके लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ें, जैसे चोल वंश पे द चोलाज करके पुस्तक है नीलकंठ शास्त्री की। नीलकंठ शास्त्री ने चोलों के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन किया है, बहुत अच्छी पुस्तक है उनकी। आप अगर थोड़ा सरल तरीके से पढ़ना चाहें तो आप दक्षिण भारत का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया या साउथ इंडियन हिस्ट्री, ये भी नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है, इसे आप देख सकते हैं। एक जी याजदानी की साउथ इंडिया है, एडिटेड बुक है, इसमें बहुत सारे लेख हैं, आर्टिकल्स हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप संक्षेप में पढ़ना चाहें तो वेंकट रमनप्पा की किताब है, उसका नाम है आउटलाइंस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन ये 2-3 पुस्तकें आप अवश्य देखिए। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। चोलकालीन आर्थिक दशा पे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, जैसा कि आप जानते हैं हर युग में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। विशेष करके प्राचीन काल में कृषि पे अर्थव्यवस्था आधारित होती थी, आज भी है। आज भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर ही आधारित है और भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। साथ ही उद्योग और व्यापार की भी अर्थव्यवस्था के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। चोल सम्राटों ने कृषि की रक्षा एवं विस्तार किया। सिंचाई के साधनों में उनके समय में काफ़ी प्रगति हुई, उन्नति हुई। व्यापार और उद्योग की प्रगति में जो बाधा उत्पन्न करने वाली कठिनाइयों को उन्होंने दूर करके सामाजिक एकता को अक्षुण्णता प्रदान करते हुए दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को एक नवीन आयाम दिया। विदेश नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए चोल सम्राटों ने श्रीलंका, श्रीविजय एवं मालदीव की विजय के साथ ही चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इन सब का परिणाम यह हुआ कि दक्षिण भारत के विदेशी व्यापार का मार्ग प्रशस्त हो गया और जो उसमें कठिनाइयाँ थी वो कठिनाइयाँ दूर हो गई
और व्यापार के विकास में इन संबंधों ने महान योगदान दिया। मित्रों, आर्थिक जीवन में मंदिरों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। दक्षिण भारत में आप जैसा कि जानते हैं, देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ के, और आज भी भारत सरकार के पास बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व इन मंदिरों से आता है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में आम जनता चढ़ावा चढ़ाती है और बहुत बड़ी राशियाँ इकट्ठी होती हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में भी था। तो प्राचीन काल में जो शासक होते थे वो मंदिरों को बहुत दान देते थे। तो दक्षिण भारत के आर्थिक जीवन में मंदिरों की एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका थी। शासकों द्वारा निरंतर प्रचुर दान देने से मंदिरों में अपार संपत्ति एकत्र हो गई। इससे मंदिरों के कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। चूंकि इनका दायरा बहुत विस्तृत होता था, इनका जो कैंपस होता था वो कई कई बीघे में, कई कई एकड़ में विस्तृत होता था, तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी इसकी देखभाल के लिए लगे रहते थे। जिन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले अनाज तथा बाद में भूमि अनुदान भी दिया जाने लगा। मंदिरों द्वारा भूमि हस्तांतरण करने के कारण मंदिरों की आर्थिक व्यवस्था में सामंती प्रवृत्ति का समावेश होता गया। हस्तांतरित भूमि से अतिरिक्त कर की मांग ने कृषकों के लिए जो था वो अतिरिक्त कर की मांग वो कष्टदायक था। साथ ही केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होने पर सामंती ढांचे के मंदिरों की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होती गई। मंदिरों की भूमि पर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार बढ़ते गए। मंदिरों की आय बढ़ाने के लिए जो मंदिरों का धन होता था या जो पूंजी होती थी उसको बाजार में निवेश किया जाता था, और साथ ही साथ मंदिरों में ऋण का लेन देन भी चलता था। 12% ब्याज पर ऋण के रूप में धन दिया जाता था जरूरतमंदों को। तो इस तरह से बहुत सारे व्यापारी वगैरह होते थे, वो मंदिरों से ऋण लिया करते थे। आर्थिक जीवन का सामाजिक आधार क्या था, इस पे चर्चा करते हैं। वर्णाश्रम धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था पहले से अधिक जटिल हो गई थी। इस समय चोल सम्राटों ने ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण प्रदान करके उन्हें समाज में सर्वोच्च एवं सम्मानजनक मर्यादा प्रदान की। परंतु यदि शूद्र जाति का कोई व्यक्ति भूस्वामी होता था, यानी जमीनों का मालिक होता था, तो उसकी स्थिति भी सम्मानजनक स्वीकार की जाती थी। इस प्रक्रिया में दस्तकार और चातुर्वर्ण से बाहर श्रमिक वर्ग की भी स्थिति दयनीय हो गई, और यहाँ तक कि उन्हें अवर्ण और अछूत माना जाने लगा। इस व्यवस्था का कुछ प्रभावशाली और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी समुदायों ने विरोध किया और इन्होंने वलगई अर्थात दक्षिणी भुजा एवं इड़गई अर्थात वाम भुजा नामक औद्योगिक एवं श्रमिक वर्ग में शामिल होकर अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। कृषि एवं भूमि व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो अधिकांश जनता गांव में ही रहती थी और कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। जैसा कि हमने पहले भी कहा, भूस्वामी होना सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठाजनक माना जाता था, यानी जितनी जमीनों का मालिक है उतना ही उसका अधिक सम्मान होता था, उतना ही बड़ा आदमी समझा जाता था समाज में कोई व्यक्ति। ग्रामों में इन भूस्वामियों के अतिरिक्त कृषि पर आश्रित दूसरे वर्गों के लोग भी रहते थे। इनमें अधिकांश भूमिहीन मजदूर थे जो कृषि में काम के बदले कुछ अनाज पाते थे। मजदूरी से जीविका अर्जित करने वालों और दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले ग्राम के सामूहिक भूमि की उपज में से हिस्सा दे दिया जाता था। गांव के भूमिहीन लोगों की स्थिति कृषि दासों के समान थी। भू स्वामित्व की बात करें, यानी कि जो जमीन के मालिक थे, दक्षिण भारत में व्यक्तिगत स्वामित्व का विस्तार हो रहा था, परंतु भू स्वामित्व की दृष्टि से उनकी भूमि व्यवस्था को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भूमि के एक बड़े भाग पर राज्य का भू स्वामित्व था, जिसे प्रभुमान्यम कहा जाता था। राज्य मंदिरों और ब्राह्मणों को दान देने के लिए व्यक्तिगत भूमियों या भूस्वामियों से भूमि खरीद लेता था। दूसरी श्रेणी की भूमि कृषक स्वामित्व या खुद कास्त जैसे कहते थे मध्यकाल में, यानी स्वयं की कास्त वाली भूमि थी। इस प्रकार की भूमि से राज्य भू राजस्व वसूल करता था, जिसका निर्धारण राज्य की ओर से नियुक्त भू राजस्व अधिकारी करते थे। कभी कभी इस प्रकार के ग्राम मंदिरों को भी दान में दिए जाते थे, जिसके बदले में ग्रामों के भूस्वामियों को राज्य दूसरी भूमि दे देता था। भूस्वामी राज्य द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नकद यानी कि कैश या उपज के रूप में
मंदिर को राजस्व देते थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैश और काइंड। तीसरे प्रकार का भू स्वामित्व वह था जो विशेष सेवाओं के बदले राज्य द्वारा प्राप्त होता था। उदाहरण के लिए राज्य कर्मचारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि पट्टे पर दिए जाती थी, या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों या युद्ध में विशेष शौर्य प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। इस श्रेणी में दूसरी प्रकार की भूमि मंदिरों, संस्थाओं और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। चोल काल में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि और मंदिरों की संख्या में अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण एवं विशेष रूप से मंदिरों के भू स्वामित्व का अतिशय विस्तार हुआ। फलतः बड़े बड़े मंदिरों में दान आदि अपने से स्थिति सामंतों या मध्यकालीन यूरोप के चर्च की भांति हो गई थी। बड़े बड़े भूस्वामी ब्राह्मण खेती न करके पट्टे पर या उपज के हिस्सों पर खेतिहरों को दे देते थे। जमीन अपनी भूस्वामी का हिस्सा भूमि और फसल के प्रकार तथा फसलों की संख्या पर निर्भर था। यही स्थिति मंदिरों के स्वामित्व के भूमि की भी थी। दक्षिण भारत की भू स्वामित्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहभागी या संयुक्त सहयोगी भू स्वामित्व की थी। इस श्रेणी में सामुदायिक या पंचायती भूमि, जिस पर ग्राम का सामुदायिक स्वामित्व होता था, इसका उपयोग चरागाह और ग्राम में एवं मंदिर में विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए लोगों को उन सेवाओं के बदले में दिया जाता है। ग्राम के तालाबों और सिंचाई की व्यवस्था भी इसी भूमि से की जाती थी। यह एक प्रकार से सहकारी खेती थी। सामूहिक भूस्वामी की 3 विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी सारी भूमि सामूहिक होती थी और व्यक्ति विशेष को स्वामित्व प्रदान किया जाता था। दूसरी विशेषता थी सैद्धांतिक रूप से तो भूमि सामूहिक होती थी, परंतु कुछ निश्चित समय या फसल के लिए हिस्सेदारी को भूमि की मिल्कियत दे दी जाती थी, हिस्सेदार को कह लीजिए। तीसरी श्रेणी में सामूहिक भूमि हुआ करती थी, जिसमें सामूहिक भूमि का केवल एक निश्चित भाग सामूहिक होता था और शेष भाग को विभिन्न व्यक्तियों में बांट दिया जाता था। भू स्वामित्व के प्रश्न पर अभिलेखों में विवाद के संकेत हैं, पर चोल राजाओं ने इन्हें सुलझाने का प्रयास किया। भूमि कर और भूमि सुधार की बात करें, भूमि कर उत्पादन का 1/3 था, यानी 1/3 लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में राजा इन करों को कम या माफ कर देता था। जैसे कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, फसल नष्ट हो गई या और कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो ऐसी स्थिति में कम करना या माफ करना आम बात थी। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि कर का आधार अंशतः प्रथा थी और अंशतः विशेषकर नई उगाहियों के बारे में जनता की स्वीकृति कर का भार अधिक था। यह आभार नहीं भार है। तो जब इन सभी प्रकार की देनदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो लोग अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे। कर वसूलने वालों के लोगों पर इस प्रकार का भय सदा नियंत्रण रखता था। कर निर्धारण के लिए थोड़ी थोड़ी अवधियों पर सावधानी से भूमि का सर्वेक्षण होता था और उसका करत और कर मुक्त भूमि के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। यानी 2 प्रकार की भूमि होती थी, एक तो कर मुक्त भूमि होती थी, एक ऐसी भूमि होती थी जिसमें कर लगता था। तो कर मुक्त भूमि में आवासीय क्षेत्र, मंदिर, जलाशय, सिंचाई की नहरें, ऐसे क्षेत्र जहाँ कारीगर अस्पृश्य आते थे तथा श्मशान भूमि आदि थे। करों की वसूली का तरीका कठोर था। चोल साम्राज्य में प्रायः अच्छे दिनों में भी गांवों में सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार की कहानियां आम थी। जबरन वसूली करते थे। कभी कभी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और वनों की सफाई कृषक तथा श्रमिकों के कार्य का एक अंग था। सरकार इस कार्य को प्रोत्साहन देती थी, क्योंकि कृषि भूमि में जितनी अधिक वृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। तो अभिलेखों में जंगलों को साफ कर भूमि विस्तार की सुविधा देने का उल्लेख है। मंदिर भी भूमि सुधार व कृषि योग्य भूमि के विस्तार को प्रोत्साहन देते थे। कृषि और सिंचाई व्यवस्था की बात करें मित्रों, तो चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूं इत्यादि सामान्य फसलें थी। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन धान की खेती से होता था। धान, दालें, चना, तिलहन एवं ईख भी पैदा होती थी। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में मसाले, पठारी प्रदेशों में कपास, कोरोमंडल क्षेत्र में चंदन और कुछ क्षेत्रों में नील भी पैदा होता था। बागवानी बड़े पैमाने पर। लेकिन ये सब क्यों संभव? ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि
कृषि पे और सिंचाई व्यवस्था पे चोल शासकों ने ध्यान दिया। तो सिंचाई के साधनों की रक्षा एवं विस्तार को पुण्य कार्य के रूप में देखा जाता था। सिंचाई के साधनों के विकास में राज्य की भूमिका कम, व्यक्तिगत अधिक थी। मंदिर भी सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने में योगदान देते थे। सरकार भी सामूहिक प्रयास से बने बांधों तथा तालाबों तथा सिंचित क्षेत्र से कम राजस्व लेती थी। तालाबों की देखरेख ग्राम सभाओं का कार्य था और वह इसके रखरखाव पर खर्च के लिए कर भी लगाते थे। गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। बड़े पैमाने पर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, इसलिए अन्य क्षेत्रों से कोई उल्लेखनीय विनिमय नहीं होता था। हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दौरान बताया था कि इसमें हर कार्य के लिए एक समिति होती थी, जिम्मेदार होती थी। तो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए भी समितियां होती थी। 11वीं शताब्दी से चोल काल में व्यापार का विस्तार बढ़ा तो नगरों का विकास हुआ और उसी के साथ साथ गांव की स्थिति बदली। नगरों की आवश्यकताओं ने ग्रामीण अर्थतंत्र में मुद्रा प्रणाली का सूत्रपात किया। चोल मुद्राओं की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। वास्तव में जब नगर बने तो बहुत सारे सामान जो गांव में उत्पन्न होते थे, गांव में पैदा होते थे, उनको बेचने के लिए एक मंडी मिल गई, बाजार मिल गया। और जो क्रय विक्रय का जो माध्यम, तो विनिमय का जो माध्यम था, उसका स्थान जो है मुद्रा लेती जा रही थी। वस्तु विनिमय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उद्योग और व्यापार की बात करें तो चोल सम्राटों के अर्थव्यवस्था के विकास में रुचि के परिणाम स्वरूप उद्योग एवं व्यापार का समुचित अवसर मिला। चोलों के सामुद्रिक विजयों के कारण विदेशी व्यापार के विस्तार को नवीन आयाम प्राप्त हुए। समुद्रों पर कब्जा था उनका। औद्योगिक जीवन की जानकारी के लिए हमारे साधन केवल अभिलेखों के छिटपुट उल्लेखों एवं चीनी यात्रियों के विवरण तक सीमित है। धातु उद्योग सर्वाधिक विकसित था। नाना प्रकार की धातुओं का उद्योग था, जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता और टीन जैसी धातुओं का काम करने वाले और उद्योग विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हैं। सोना चांदी के आभूषण बनाने में इस काल के स्वर्णकार बहुत प्रवीण थे। इनके अतिरिक्त सोने चांदी की देवी देवताओं की मूर्तियों, देवताओं के लिए छत्र, सिंहासन, मुकुट, पूजा और देवी देवताओं के उपयोग के लिए पात्रों आदि के निर्माण का हम समकालीन अभिलेखों में प्रायः उल्लेख पाते हैं। यदि हम केवल तंजौर से प्राप्त चोल अभिलेखों का अध्ययन करें तो भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जौहरियों और स्वर्णकारों के उद्योग अपनी चरम सीमा पर थे, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही गहनों के शौकीन थे और गहनों का व्यापार होता था। आम आदमी भी जो है थोड़े बहुत गहने पहनते थे, वो भी शौकीन थे। तो इसलिए जौहरियों और स्वर्णकारों का उद्योग जो है काफ़ी फला फूला। सैनिक आवश्यकताओं के लिए धनुष, तीर, तलवार, चाकू, छुरी और अन्य हथियारों का निर्माण काफ़ी विकसित हो गया था, क्योंकि चोल जो थे वो हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे। देशी विदेशी युद्ध लड़ते थे वो, तो इसलिए हथियारों की आवश्यकता होती थी। तो हथियारों का उद्योग जो है काफ़ी विकसित हो गया था। विभिन्न धातुओं को गलाकर मूर्तियां बनाने एवं गृहोपयोगी बर्तनों के निर्माण करने वाले उद्योग भी काफ़ी विकसित थे। सूती कपड़े का उद्योग इस काल में इतना अधिक विकसित हो गया था कि चीनी स्रोतों के अनुसार समकालीन दक्षिण भारत में बने महीन सूती, रंगे हुए, महीन, अलंकृत एवं छपे हुए कपड़ों का उपयोग समृद्धि एवं वैभव का प्रतीक माना जाता था। केले के तने से रेशे निकाले जाते थे और उनसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। समकालीन दक्षिण भारत से निर्यातित वस्तुओं में सूती और रेशमी कपड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। इससे वस्त्र उद्योग की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कास्ट यानी लकड़ी का उद्योग भी एक प्रमुख उद्योग था। परिवहन के लिए गाड़ियां बनाई जाती थीं और चोल काल में नौसेना के गठन और विदेश व्यापार के विस्तार के कारण जहाज एवं बड़ी बड़ी नौकाओं का निर्माण भी होता था। इसमें भी बड़ी तेजी आई। 10वीं शताब्दी के अरबी स्रोतों और 12वीं शताब्दी के चीनी स्रोतों में 14 प्रकार की नौकाओं और जहाज निर्माण का उल्लेख मिलता है। कालीकट और कोचीन जहाज़ों और नौकाओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे जहाज और नौका बनाई जाती थी। छोटे उद्योगों में मिट्टी के बर्तन बनाने, समुद्र तट पर नमक बनाने की जानकारी हमें अभिलेखों तथा समकालीन साहित्य से प्राप्त होती है। समुद्री पानी से नमक बनाने का काम राज्य की देखरेख और नियंत्रण में होता था।
चीनी स्रोत समुद्र से मोती एकत्रित करने का विस्तृत वर्णन भी करते हैं। मैसूर से लेकर आंध्र तक स्वर्ण, लोहा, तांबा और गंधक विभिन्न भूगर्भिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते थे, यानी खानों से प्राप्त किए जाते थे। कृषि से संबंधित उद्योगों में नारियल से संबंधित उद्योग सर्वप्रमुख था। नारियल की बनी रस्सियों, चटाइयों और पंखों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता था। समकालीन अभिलेखों में कोल्हू से गन्ने का रस निकालकर शक्कर बनाने के अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं। नारियल के अतिरिक्त जिंजली और शीशम के तेल से तेल प्राप्त होता था। विदेश व्यापार की जहां तक बात है तो 10वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत के विदेश व्यापार की अभूतपूर्व वृद्धि हुई, दो कारणों से। पहला कारण था चोलों के वैदेशिक संबंध और चोल सम्राटों का विदेश व्यापार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास, और दूसरा कारण था कि इस काल में चीन विदेश व्यापार के लिए उन्मुक्त और सुरक्षित हो गया था। इसके अतिरिक्त 11वीं शताब्दी के मध्य में अब व्यापारियों ने पूर्वी समुद्र तट के किनारे किनारे अपनी बस्तियां बनानी प्रारंभ कर दी। अरबों के जाने से विदेशों का व्यापार विस्तृत हुआ। अरबों के आने से, माफ कीजिएगा, 10वीं शताब्दी के अंत में चीन की राजनीतिक स्थिति सामान्य हो जाने पर विदेश व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। चोल सम्राट व्यापारिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे या इच्छुक रहते थे। किंतु राजराज राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग ने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे। श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल के सफल अभियान के परिणाम स्वरूप चीन के साथ व्यापारिक मार्ग का संपर्क और सुगम हो गया। श्रीलंका के साथ भी व्यापार बढ़ा। दक्षिण भारत से निर्यात किए जाने वाले माल को 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहली श्रेणी जो थी मसालों और औषधियों और खाद्य सामग्री की थी। दूसरी श्रेणी उद्योगों के लिए कच्चा माल। तीसरी श्रेणी उत्पादित वस्तुएं, जो यहाँ उत्पादन होता था, जिसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं। मसाले में सबसे अधिक मात्रा काली मिर्च की थी। संपूर्ण एशिया और पश्चिम के देश दक्षिण भारत में उत्पादित काली मिर्च पर आश्रित थे। काली मिर्च के अतिरिक्त दालचीनी, अदरक और लौंग भी निर्यात किया जाता था। दालचीनी श्रीलंका से और लौंग जावा से आयात करके निर्यात होता था, क्योंकि वहाँ की किस्में अधिक अच्छी और गुणवत्ता युक्त होती थी। औषधि के लिए यूरोप में अदरक की बड़ी मांग थी, जिंजर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इसका अच्छा मूल्य भी मिलता था। कालीकट और कन्नौर के बंदरगाहों से इसे निर्यात किया जाता था। मालाबार में उत्पादित जायफल, छोटी इलायची और जावित्री का भी सीमित मात्रा में निर्यात किया जाता था। ये सब गरम मसाले हैं। खाद्य सामग्री में चावल, शक्कर, नारियल इत्यादि का निर्यात होता था। दक्षिण भारत से निर्यात की जाने वाली औषधियां और सामान्य वस्तुओं में अगरू, अंबर, गुग्गुल, सुहागा, कपूर, कबाब, चीनी, कस्तूरी, अफीम और लाख प्रमुख थे। दूसरी श्रेणी की निर्यातित वस्तुओं में औद्योगिक कच्चे माल जैसे रंग, कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियां, माफ कीजिएगा लड़कियां लिख गया, लकड़ियां पढ़िएगा, धातुएं और कीमती पत्थर, चंदन और सागौन की विदेश में बड़ी मांग थी। सीमित मात्रा में लोहा निर्यात होता था। निर्यात होने वाले उत्पादित वस्तुओं में कालीन, रेशम और सूती कपड़े, चमड़े का सामान, इत्र और दूसरे कॉस्मेटिक आइटम्स या प्रसाधन सामग्री भी सम्मिलित थे। परंतु निर्यात होने वाले उत्पादित माल में सबसे बड़ी मात्रा सूती, रंगे और छपे हुए कपड़ों की थी। तो कपड़ों की रंगाई और छपाई का उद्योग काफी विकसित था। पूर्व में चीन और पश्चिम में फारस में दक्षिण भारत से कपड़ा लाकर इकट्ठा किया जाता था और इन क्षेत्रों से इस कपड़े का एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दूसरे देशों में पुनः निर्यात किया जाता था। निर्यात की अपेक्षा आयात बहुत कम था, परंतु आयात होने वाली कुछ वस्तुओं का आयात वहां के निर्यात करने के लिए किया जाता था। यानी कि आयात इसलिए भी किया जाता था जिससे कि हम उसको दोबारा निर्यात कर सकें। तो आयातित वस्तुओं में अगर की लकड़ी, कपूर, रेबा, चीनी, जटामासी तथा तूतिया आदि प्रमुख औषधियां थीं।
औद्योगिक कच्चे माल में अफ्रीका से हाथी दांत, मक्का से मूंगा, फारस की खाड़ी से कच्ची मोम का आयात किया जाता था। उत्पादित वस्तुओं में चीनी और पीतल के बर्तनों तथा रेशम के धागों का चीन से आयात होता था। किशमिश और खजूर फारस से और अफीम का अफ्रीका से आयात होता था। घोड़े का आयात मुख्यतः अरब से होता था। आयात से निर्यात अधिक होता था। 12वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत से अत्यधिक आयात के कारण जब चीन की रजत मुद्रा अधिक मात्रा में बाहर जाने लगी तो चीनी सरकार ने दक्षिण भारत से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ किया, जो कि उन्नत निर्यात का सूचक है। दक्षिण भारत के विभिन्न बंदरगाह विदेशी जहाजों से भरे रहते थे। व्यापारिक निगमों की बात कर लें, ये भी बड़े महत्वपूर्ण संगठन थे। दक्षिण भारत के आर्थिक जीवन की बहुत बड़ी विशेषता सुसंगठित व्यापारिक निगम थे। विभिन्न उद्योगों और व्यापारों में लगे व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से स्वयं को निगमों में संगठित कर रखा था। विभिन्न नगरों के व्यापारियों एवं शिल्पियों के अपने अपने निगम होते थे। इन निगमों में सर्वाधिक शक्तिशाली नाना देशी, याद रखिएगा नाम, नाना देशी पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, नामक निगम थे। लंबे व्यापारिक मार्गों में सुरक्षा के लिए निगमों की सेना भी होती थी। जहां भी यह यात्रा करते विशेष सुविधाएं इन्हें दी जाती थी। तीसरे प्रकार के निगम को नगरम कहा जाता था। ये बड़े बड़े व्यापारिक नगरों में संगठित होते थे। इस निगम के प्रमुख को नगर प्रमुख और नागेश्वर आदि कहा जाता था। निगम को काफी आर्थिक स्वतंत्रताएं भी प्राप्त थी। वो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले या उनके द्वारा व्यापार किए जाने वाले माल का मूल्य निर्धारण करते थे, यानी कौन चीज कितने में बिकेगी वो ये तय करते थे। जिस क्षेत्र में वे निवास करते थे उस क्षेत्र पर उनको एकाधिकार प्राप्त था और काफी स्वायत्त थे वे, उन्हें स्वायत्तता मिली हुई थी। व्यापारिक श्रेणियां जो हैं वो काफी धनी होती थी और उनके पास इतना धन होता था कि वो सारा का सारा गांव खरीद कर मंदिर को दान में दे सकती थी। विभिन्न भागों में उनके रहने का एक लाभकारी परिणाम ये भी हुआ कि प्रोमिसरी नोटों की प्रणाली नियम पूर्वक बदल सकी। राज्य श्रेणियों को विदेशी व्यापार करने के लिए कोई सहायता नहीं देता था। श्रेणी को अंग्रेजी में गिल्ड कहते हैं, परंतु विदेशी व्यापार में बाधा पड़ने पर उन्हें दूर अवश्य करता था। राजेंद्र चोल का श्री विजय आक्रमण इसी संदर्भ में था। श्रेणियों में ब्राह्मण सदस्य भी थे। आर्थिक जीवन में इन निगमों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो व्यापार जब करते हैं व्यापारी लोग तो उन्हें ऋण की भी जरूरत पड़ती है, ब्याज पे धन भी लेना पड़ता है, मूल्य और कीमतों का निर्धारण भी करना पड़ता है। तो व्यापार विस्तार के कारण ऋण और पूंजी निवेश की आवश्यकता भी बढ़ी। ऋण लिखित रूप में दिए जाते थे। रुक्का भी प्रचलित था। मंदिर भी ऋण प्रदान करते थे। मंदिर की ब्याज दर 12% से 15% थी, पर साख के अनुसार ब्याज की विभिन्न दरें थी। 12.5% से 75% ब्याज के संदर्भ भी मिले हैं। मूल्य और कीमतों का जहां तक प्रश्न हो, कीमतों का कोई स्थायित्व तो नहीं था, यानी वो घटती बढ़ती रहती थी समय के साथ। और वो कोई जो माल होता था उसकी उपलब्धता पर भी, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है कोई चीज़ तो सस्ती बिकेगी, कम मात्रा में उपलब्ध है तो वो महंगी बिकेगी। तो इसलिए कीमतों में स्थायित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी विविधता थी। स्थानीय और छोटे बाजारों में सामानों की अदला बदली भी प्रचलित थी, यानी एक सामान दे करके दूसरा सामान ले लेना, जिसे बार्टर ट्रेड अंग्रेजी में कहा जाता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कहीं कहीं टाइपिंग में एक दो जगह मिस्टेक है, उन्हें आप माइंड ना करें, हो जाता है ऐसा। और वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अपने कमेंट भी करें और हमें ये बताएं भी कि आपको किस टॉपिक पे तैयारी में कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं अवश्य बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ।